राधिका खेड़ा ने क्या कुछ इल्जाम लगाए और इस पर सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की गई है। अयोध्या धाम रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूँगी और मुझे रामलल्ला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही, मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी, पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है, लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रामलल्ला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। तो राधिका खेड़ा को सुना आपने कि किस तरह से वो आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, लेकिन वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं ये भी कह रही हैं, लेकिन ये भी कह रही हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप था और मुझे भी चुप रहने के लिए कहा गया, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन सुशील आनंद शुक्ला का इस मामले में जब नाम सामने आया और ये कहा गया कि कांग्रेस कार्यालय में राधिका खेड़ा और उनके बीच बहस हुई थी, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला ने साफ इनकार करते हुए राधिका को अपने बहन के समान बताया और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या कुछ सफाई दी उन्होंने आपको, वो सुनाते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। राधिका जी आपसे लंबे समय तक काम कर रहे थे, आप लोग कई राधिका खेड़ा जी मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। उस दिन भी कोई अभद्रता नहीं हुई थी, मैं उनका सम्मान करता हूं। उम्र में मैं उनसे बहुत बड़ा हूं, मैं उनसे कम से कम 10 साल का बड़ा हूं उम्र में। वो मेरी छोटी बहन के समान थी, मैं उनकी इज्जत। तो सुशील आनंद शुक्ला ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो मेरे से 10 साल छोटी है, मेरी छोटी बहन के समान है। और दूसरी ओर जो प्रवक्ता है वो आरोप लगाते हैं कि राधिका खेड़ा बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। अब ये जो वार पलटवार है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका ही रुख कर लेते हैं। भारत सूरज का मैं रुख करती हूँ। भारत, राधिका खेड़ा जब ये कहती हैं कि अभद्रता की गई, मुझे कमरे में बंद किया गया, धक्का मुक्की की गई, और लेकिन जो कांग्रेस है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी हैं वो सब एक सुर में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं राधिका खेड़ा को। 22 साल की विश्वसनीयता है ये राधिका खेड़ा की, जिस पर सवाल उठा रहे हैं ये। देखिए प्रतिज्ञा, जब बीजेपी का एजेंट कहने की जो बात है, मुझे लगता है इसको जो है क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। ये कांग्रेस के अंदर जो छोड़ने की, भागने की होड़ है, ये अचानक से नहीं मची है प्रतिज्ञा। इससे पहले, सबसे पहले G23 एक समूह बना था, आपको याद होगा। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे तमाम बड़े नेता थे जो उस G23 वाले ग्रुप में थे, जिनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो अपने विचारधारा से, अपने सिस्टम से डिरेल हो गई है। वो लगातार सोनिया गांधी से जो है वो बातचीत करने को कह रहे थे, उनसे मीटिंग्स करने को कह रहे थे, लेकिन फिर भी G23 के नेताओं को एंटरटेन नहीं किया गया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। उसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेसी नेताओं के छोड़ने की। अभी हाल में अशोक चौहान छोड़कर चले गए हैं, जिंदल छोड़कर, ओपी जिंदल छोड़कर चले गए। अकेले मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें प्रतिज्ञा, तो 2 लाख से ज्यादा कांग्रेसी है जो कि भाजपा में शामिल हुए हैं। सारे एजेंट हैं क्या?
अगर ये सारे एजेंट हैं तो मुझे लगता है इनका जो मास्टरमाइंड है वो शीर्ष नेतृत्व में ही बैठा हुआ है, क्योंकि वही कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहा है जो लाखों लोग बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। तो राधिका खेड़ा को एजेंट कहने से बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो शीर्ष नेतृत्व है उसके अंदर बीजेपी के एजेंट को ढूंढ निकाले, तो बेहतर होगा कि आने वाले समय में और जो लोग छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो वो ना जाए। क्योंकि प्रतिज्ञा एक फैशन सा बन गया है कांग्रेस के अंदर, नेता छोड़ रहे हैं और प्रवक्ता से जब आप ये सवाल पूछेगा कि क्यों छोड़ रहे हैं तो वो भाग जाएंगे। तो छोड़ने और भागने का ये एक नया फैशन है कांग्रेस के अंदर। आप विपक्ष से सवाल पूछ नहीं सकती हैं। लोकसभा चुनाव है प्रतिज्ञा, समझिए आप, राधिका खेड़ा 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनकपुरी वेस्ट से इसी कांग्रेस की उम्मीदवार रही है, वो बीजेपी की एजेंट हो जाएगी क्या? तब तो फिर कांग्रेस को अपने ऊपर लाने तो शर्म करनी चाहिए कि वो बीजेपी के एजेंट को 2020 विधानसभा चुनाव में टिकट बांट रहे थे। ये सारी बेबुनियाद चीज है। कांग्रेस, मैं आप जो आपको कह रहा हूं, कांग्रेस के अंदर पार्टी वाली प्रवृत्ति बच नहीं गई है। लोकसभा चुनाव है 2024 में, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आप बड़े बड़े मंच से जनता को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, आप कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आपकी पार्टी के अंदर लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर राधिका खेड़ा, जो कि आपकी पार्टी का पक्ष रखती रही हैं, मेरे ही चैनल पर, अपने विस्तार न्यूज पर राधिका खेड़ा पिछले दिनों जब चुनाव हो रहे थे तो इसी मंच पर खड़ी होकर बैठकर वो कांग्रेस का पक्ष रख रही थी प्रतिज्ञा। और आज वही राधिका खेड़ा, माफ कीजिएगा, अगर कांग्रेस के लिए बीजेपी का एजेंट बन गई है तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने शीर्ष नेतृत्व में उस एजेंट को ढूंढकर निकालना चाहिए। लिहाजा लेकिन समीकरणों पर अगर हम बात करें तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी बनकर गई थी राधिका खेड़ा। बिल्कुल, भारत समीकरण की अगर बात कर रहे हैं तो रवि मीरी का रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी बन के गई थी रवि राधिका खेड़ा, लेकिन अब इस्तीफा दिया और इल्जामों की फहरिस्त है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तब और क्या कुछ राधिका खेड़ा कहेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रवि, छत्तीसगढ़ में क्या समीकरण बदल जाएगा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? प्रतिज्ञा, दो तीन बड़ी चीज़ें हैं जिन पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दिया, उससे पहले की कहानी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि जब 2018 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तब राधिका खेड़ा को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ आई और छत्तीसगढ़ में मीडिया कोऑर्डिनेटर और विधानसभा चुनाव को मॉनिटरिंग कर रही थी। और जब सरकार बनी तो राधिका खेड़ा की तारीफ की गई, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फिर उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो ये जो 5 साल 6 साल के बीच में जो कार्यक्रम हुआ है, जो 5 साल 6 साल के बीच में जो पार्टी के अंदर अंतर कलह हुई है, उसी का ये नतीजा है कि अब राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ दिया है। और इसके बाद जो मनाने का जो प्रक्रिया चला, लगभग 1 सप्ताह तक ये प्रक्रिया चला। 1 सप्ताह पहले राधिका खेड़ा नाराज हुई थी, रोई थी और बिलख बिलख कर बोली थी कि मुझे न्याय चाहिए। लेकिन जो 1 सप्ताह का लंबा समय लगा, प्रदेश अध्यक्ष आए कांग्रेस कार्यालय और उनके मौजूदगी में एक बैठक हुई। बैठक के पहले तक राधिका खेड़ा ने कहा था कि मुझे भी अभी भी पार्टी से न्याय की उम्मीद है, और वो कह रही थी कि मैं पार्टी की अभी भी कोऑर्डिनेटर हूं। लेकिन अभी 2 दिन बाद उनकी न्याय की जो सारी उम्मीदें थी वो टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्तर पर उस मामले पे न्याय नहीं हुआ और लगातार राधिका खेड़ा इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब के शीर्ष नेतृत्व पर, आलाकमान तक वो पहुंचाती रही। उसके बाद वहां भी हमने सचिन पायलट, जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी, उनका भी बयान सुना। उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पार्टी ने इसको किस अंदाज में किनारे करने की पूरी कोशिश की है। पार्टी का कोशिश ये रहा कि लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए। लेकिन राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्तर पर नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर लगातार चुनाव हो रहे हैं, 7 सीटों पर चुनाव होना है। उसके ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लिए जो परसेप्शन बना है कि कांग्रेस की महिला नेत्रियों को ही पार्टी में न्याय नहीं मिल रहा है, और लगातार कांग्रेस पार्टी एक बड़ी स्कीम लेके आ रही है। जब महिलाओं की बात आप कर रहे हैं तो मैं भारत सूरज का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि भारत, हाल ही में हमने देखा था जिस तरीके
से मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी कांग्रेस के, उन्होंने इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया। महिलाओं के साथ अभद्रता और अपमान की बातें कांग्रेस में जो है वो लगातार सामने आती है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता। राधिका खेड़ा भी यही कह रही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता, जबकि अगर बात कर ले तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दो महिलाएं वहां पर ऐसी मौजूद है कांग्रेस नेतृत्व में जो पूरे कांग्रेस को कहीं ना कहीं चला रही हैं। कहां है नेतृत्व में? कहां है सोनिया गांधी, कहां है प्रियंका गांधी? कहीं नहीं है। अगर ये होती तो कांग्रेस इस हाल में नहीं पहुंचती। प्रतिज्ञा, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, प्रदेश दर प्रदेश में तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, महिलाएं, सिर्फ एक प्रतीकात्मक बच गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे लगता है महिलाओं के नाम पर कांग्रेस पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। प्रियंका गांधी ने बेटियां लड़ सकती हैं, महिलाएं लड़ सकती हैं, लड़की लड़ सकती हैं, लड़ेंगी, यह एक्सपेरिमेंट था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना उस वक्त विधानसभा में उत्तर प्रदेश में लड़ पाई, ना अभी लड़ने की स्थिति में दिखाई दे रही है। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद कांग्रेस ने ना अपनी महिलाओं पर ध्यान दिया, ना प्रदेश की, ना देश की महिलाओं पर, ना अपनी पार्टी के अंदर वो परिपाटी डेवलप करने की कोशिश की जिसमें कि वो महिलाओं को आगे लेकर आ सके, उनको टिकट दे, उनको संसद विधानसभा भेजे। ये परिपाटी नहीं है। और टिकट देने की बात करें, इस पर मैं राकेश से एक प्रतिक्रिया चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि राकेश आप बताइए कि जब ये खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया जाता है, प्रियंका गांधी को टिकट ही नहीं मिलता, तो प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं उनको भी पीछे कर दिया गया है। तो महिलाओं को हमेशा पीछे क्यों रख रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस अपने आप में सस्पेंस है, कांग्रेस अपने आप में परेशान है और कांग्रेस में पार्टी संविधान के नाम पर भी कुछ नहीं रह बचा है। प्रतिज्ञा भारत ने बहुत सही कहा है कि कांग्रेस पार्टी उधेड़ बुन में अभी घूम रही है। अब रायबरेली की बात करेंगे, प्रियंका के लिए चर्चा थी, कांग्रेस के ही कई प्रवक्ता जयराम रमेश तक बाद तक बोलते रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐन वक्त पर राहुल गांधी को वहां से टिकट दे दिया जाता है। अब बताइए, कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी को रायबरेली से टिकट दे रही है तो वायनाड सीट का क्या होगा? अगर राहुल गांधी दोनों जगह से चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद एक सीट पे उपचुनाव हो, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में महिलाओं को, मान लीजिए कि एक महिला नेत्री के तौर पर ही अगर प्रियंका गांधी को आगे किया जाता तो हो सकता था कि राहुल गांधी के विषय में जो अन्य पार्टियां अपना मत रख रही है या पीएम मोदी निशाना साध रहे, तो उनका नैरेटिव बदलता। लेकिन प्रियंका गांधी को टिकट ही नहीं दिया गया। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ना तो अपने जीजा के हुए, ना ही अपने बहन की। तो ये सब समस्या कांग्रेस पार्टी में रही है। राकेश, आपने जो बात कही है भारत, इस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी का जो बार बार बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को बार बार, जो कांग्रेस है वो एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करती है, तो अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ है, और वो जीत जाती, और बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी हार जाएंगे वायनाड से और हारेंगे, ऐसा वो कह रही है बीजेपी, और प्रियंका गांधी रायबरेली से जीत जाती, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक वो हो जाता कि महिला नेतृत्व जो है वो आगे हो जाती। कहीं ये भी तो एक बड़ी बात नहीं है जिस पर रायबरेली से उनको टिकट नहीं मिला है? प्रतिज्ञा, देखिए, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो जनता का मत इस पर डिसाइड करेगा, वही उस पर निर्भर होता है मतदान पर। बहरहाल, लेकिन अगर बात रायबरेली और अमेठी की है और खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर संदर्भ में है, तो मैं अपने दर्शकों को, प्रतिज्ञा, अपने चैनल के माध्यम से एक नाम मैं बताता हूं। नाम है ML फोटेदार, माखन लाल फोटेदार। ये नाम जो है कांग्रेस के सियासत से सबसे नजदीकी तौर पर जुड़ा रहा है। इंदिरा गांधी के ये पॉलिटिकल एडवाइजर रहे थे, राजीव गांधी के साथ इन्होंने काम किया है। हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी है प्रतिज्ञा, किताब का नाम है द चिनार लीव्स। उसके पेज नंबर 191 उस पर उन्होंने लिखा है प्रतिज्ञा कि इंदिरा गांधी वो चाहती थी कि प्रियंका गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जाए। और ML फोटेदार ने इस विषय में सोनिया गांधी से कई दफा बातचीत भी की, लेकिन सोनिया गांधी, पता नहीं क्या ऐसी वो वजह है,
जो प्रियंका गांधी को संसदीय राजनीति में उतारने के पक्ष में ही नजर नहीं आती बिल्कुल है। भारत, तो सही अपने कहा दर्शकों आपने। को बता दूं कि प्रियंका गांधी की बात इसलिए क्योंकि महिला सम्मान की बात हो रही है कांग्रेस में, इसीलिए प्रियंका गांधी का जिक्र करना भी जरूरी था। लेकिन राधिका खेड़ा का जो विवाद है वो लगातार सुर्खियों में, और राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे जितने भी संवाददाता यहां पर जुड़े थे उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि राधिका खेड़ा ने इस्तीफा क्यों दिया और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए, उन्हें विस्तार से इस खबर के बारे में जानकारी देने के लिए।